बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन व हज़रात, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस से जुड़ी कुछ अहम पेशरफ्त आपके सामने रखना चाहूँगा। कुछ एक्सक्लूसिव खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, शवाहिद लेकर आए हैं और आपके पास आपके सामने डिटेल्स रखेंगे। हम ये जानते हैं कि अरमगान कुरैशी, जो कि न सिर्फ मुस्तफ़ा आमिर का कातिल है, वो एक कॉल सेंटर भी चलाता था, एक स्कैमर भी था। उसका बाप कामरान कुरैशी जो इस वक्त कस्टडी में है, पर भी केसेस दर्ज किए गए हैं। हम ये भी जानते हैं कि मैंने ही सबसे पहले आपको बताया था कि कामरान असगर कुरैशी मशहूर ज़माना एक ड्रग डीलर रह चुका है, उसका ये बेटा है अरमगान। लेकिन अरमगान ने अब जो अदालती कार्रवाई में रवैया इख्तियार किया है वो इंतहाई हैरत अंगेज़ है। इससे पहले हम अरमगान के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, आपको सब मालूम है। लेकिन इस वक्त अपडेट्स क्या हैं वो मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले अपडेट्स ये है कि अरमगान कुरैशी अपने बाप कामरान असगर कुरैशी के मुकम्मल खिलाफ हो चुका है। यहां तक कि अदालत से कह रहा है कि मेरे बाप के ऊपर FIR काट दी जाए। कह रहा है कि मेरे घर पे जो रेड हुई उसमें मेरा चच्चा और उसके साथी मुलव्विस थे, जो ABCC CIA के पुलिस एहलकार हैं। अरमगान चाहता है कि वो अदालत से बच निकले, उसको सजा ना हो। अब क्योंकि शवाहिद और जो CCTV वीडियो सामने आ रही हैं उससे तो क्लियर हो जाता है कि उसने मर्डर किया है और मर्डर साबित हो रहा है। अब वो बचे कैसे? बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है जो इसके वकीलों ने उसको बताया, और वो है पागलपन की एक्टिंग। ऐसे एक्ट करो जैसे तुम नॉर्मल हो ही नहीं। उसकी माँ कहती है उसको बड़ी दिमागी बीमारियां हैं। आज जो मेरे पास एक्सक्लूसिव दरखास्त है जो मैं चाहूंगा कि प्रोड्यूसर साहब आपको दिखाएं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, जो अरमगान ने अदालत को लिखी है और जिसके अंदर वो ये कह रहा है कि ये सब कुछ जो मेरे खिलाफ हो रहा है ये मूसाद और CIA ने किया है, ज़ायनिस्ट लॉबी ने किया है, जूविश लॉबी ने किया है। ये मेरे नाना के दुश्मन रहे हैं। मेरे मामू को इन्होंने पहले टॉर्चर किया था। मामू की स्टोरी बता रहे हैं कि मामू का नाम भी अरमगान था और मामू को पहले उन्होंने टारगेट किया छोटी उम्र में। और टारगेट कैसे नहीं किया कि गोली मार दी या को किडनैप करवा लिया या को उठवा के टॉर्चर किया, नहीं। टारगेट कैसे किया? काले जादू से। ईवल सॉर्सरी का वर्ड यूज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैजिक किया गया, ईवल स्कीम्स की गई हैं और फिर उसको अपाइज कर दिया, पैरालाइज कर दिया। और फिर मेरे नाना ने उनका नाम अरमगान से कामरान रख दिया। फिर वो इसी खत के अंदर ये भी लिखते हैं कि कामरान असगर कुरैशी ने उनकी मां को किडनैप करके शादी की सारा खान से, और फिर 2 साल ये शादी चली जिसमें खूब टॉर्चर किया उसकी मां को और फिर तलाक दे दी। इस खत के अंदर वो ये भी लिखते हैं कि उनके घर के ऊपर जो रेड हुई है वो उनके फैमिली वालों ने करवाई है उनके पैसे की खातिर। इस खत के अंदर वो ये भी लिखते हैं कि जो जेल के अंदर उनकी बराबर वाली कोहली 7B है, 7B, उसके अंदर भी एक मूसाद का एजेंट बैठा हुआ है जो उसके ऊपर जादू कर रहा है। खैर ये बहुत सारी बातें हैं, इनको समझने के लिए हमें कोई लीगल एक्सपर्ट चाहिए। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, मेरे साथ इस वक्त मुस्तफ़ा आमिर के जो कानून है दोनों, बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, और बैरिस्टर उमैर उस्मान साहब, दोनों मेहमान मेरे साथ इस वक्त कराची में मौजूद हैं। बेहद मशकूर हूं आपके वक्त के लिए। इफ्तिखार शाह साहब, पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगा मैं, क्या पागलपन की एक्टिंग और ये झूठा मूसाद CIA जूविश लॉबी ज़ायनिस्ट का बयानिया बना के कोई कातिल कानून से बच सकता है? क्या आपको लगता है कि अरमगान के जो वकील हैं, खासतौर पे जो उसकी मां के वकील हैं, क्योंकि पहले तो वकील भी आपस में लड़ रहे थे, तो उसकी जो मां के वकील हैं वो कामयाब हो गए हैं इस बात के ऊपर कि हमें अरमगान को कामरान कुरैशी से अलग करना है और पागल दिखाना है ताकि वो सजा से बच निकले? इज इट पॉसिबल इफ्तिखार शाह साहब? एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि दरख्वास्तों की बुनियाद पे ये साबित हो सके कि मैं पागल हूँ। जो पागलपन की डिक्लेरेशन होती है वो सबसे पहले मेडिकल बोर्ड देता है। 4 मेंबर बैठते हैं मेडिकल बोर्ड के, जिसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट और फिजिशियंस बैठते हैं सिविल हॉस्पिटल के। वो फाइंडिंग देते हैं। उनकी फाइंडिंग के बाद अदालत में बाकायदा मुकदमा चलता है, जिस मुकदमे में ये डिसाइड होता है कि ये मखसूस शख्स जो है क्या ये ट्रायल समझ सकता है या नहीं। तो क्योंकि इन्होंने जो दरख्वास्त इनकी वालिदा ने दी है उस दरख्वास्त के साथ उन्होंने कोई भी सबूत नहीं दिया। उस दरख्वास्त में कितनी बीमारियां हैं शाह साहब? सर, उस दरख्वास्त के अंदर उसकी वालिदा ने ये लिखा है कि बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, 3 बीमारियां हैं: स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब जो बाइपोलर और पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं वो कानून की लैंग्वेज के अंदर, कानून के अंदर
कोई ऐसा बीमारी नहीं है कि ये करार दिया जाए कि मुल्ज़िम को मुकदमा समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ इसमें एक बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया, जिसकी बुनियाद ये बन सकती है। डुअल पर्सनालिटी होती है, कभी कुछ बन जाए कभी कुछ बन जाए। लेकिन इस वक्त तक जो एविडेंस पुलिस के हाथ आ चुका है, जो सीसीटीवी फुटेजेस आ चुकी हैं, सब कुछ जो जमा हो चुका है, उससे तो कत्ल की सजा अरमगान को होगी, उम्र कैद होगी, सजाए मौत होगी। आपको क्या लगता है? सर, मेरे पर्सनल ओपिनियन में जिस तरह से शवाहिद पेश किए गए हैं और जिस तरह से प्री प्लान्ड मर्डर था और तीन घंटे ड्राइव करके लेके जाते दूसरे सूबे में जाके जलाया गया, तो इसकी जो सज़ा होगी डेथ पेनल्टी ही होगी। डेथ पेनल्टी, उम्र कैद नहीं होगी, सजाए मौत ही होगी। अब मैं उमैर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि नूर मुकद्दम के केस को मद्देनजर रखते हुए अब हम ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं ना कि सजा तो लाजमी होगी? थोड़ी रोशनी डालिए। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। देखें, जो कानून होता है ना, कानून हमेशा अपना रास्ता इख्तियार करता है और हमने अमूमन देखा कि पाकिस्तान में लोग इस चीज़ से कंप्लेन करते हैं कि ट्रायल का प्रोसेस स्लो है, इनएफिशिएंट है। मगर नूर मुकद्दम केस जो ट्रायल कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसमें जो फ़ैसला था वो अपहेल्ड किया गया, और ख़ास तौर पे वो केस इसलिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है क्योंकि उसमें भी यही प्ली ली गई थी कि मैं पागल हूँ, मैं इंसेन हूँ, हेंस मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इस मुकदमे में खड़ा हूँ या मैं इसको समझूँ। और वो प्ली आपके पास सुप्रीम कोर्ट तक रद्द हुई है, अभी उसकी कार्रवाई आगे चल रही है और उसमें भी यही देखा जा रहा है कि सज़ाए मौत ऑन द कार्ड्स है और बिल्कुल इट इज़ ऑन ट्रैक टू गोइंग इन दैट डायरेक्शन। तो ये देखते हुए ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जब अरमगान ने उस केस की हिस्ट्री देखी या उस केस की प्रोसीडिंग्स देखी तो उसको बिल्कुल घबराहट हुई कि अगर ये मुकदमा कोर्ट में चला गया, ख़ास तौर पे जब चालान जमा हुआ जो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, उसके मद्देनज़र रखते हुए तो उसने फ़ैसला किया ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है और उसके जो तरीक़े हैं जिसके मुताबिक वो कोर्ट में अपने आप को पेश कर रहा है कि मैं कोई ऐसी चीज़ करूं कि मुझे मुकदमे में खड़ा ही ना किया जाए, इस वजह से उसने ये चीज़ शुरू की। एक सवाल जो बहुत पूछा जा रहा है वो लोगों की तरफ से, वो ये है कि क्या वजिया आमिर साहिबा जो मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा हैं वो प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगी या फिर वो दियत की तरफ बढ़ेंगी, ब्लड मनी की तरफ बढ़ेंगी? मैं वेलकम करना चाहूँगा, थैंक यू अदा करना चाहूँगा वजिया आमिर साहिबा मेरे साथ, और मैं जानता हूँ कि लीगल प्रोसीडिंग्स की वजह से वो मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगी, इसलिए मैं एक ही सवाल वजिया साहिबा आपसे करूँगा। क्या आप ब्लड मनी या दियत की तरफ जा रही हैं? क्या आप अदालतों का चक्कर लगा लगा के थक गई हैं? वालेकुम अस्सलाम। नहीं, दियत की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना। क्वेश्चन अबाउट इट। क्या दियत ऑफर की गई है मैडम? ऑफर की गई है दियत? नहीं, कोई ऑफर तो नहीं की गई और शायद इसलिए भी नहीं की गई क्योंकि ये होना ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। अदालती कार्रवाई से मुत्तमईन है अभी तक मैडम? आखिरी सवाल, मैं जानता हूँ मुश्किल है आपके लिए जवाब देना, हाँ या ना में दे सकती हैं। कोई खास मुतमईन नहीं हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इतना लिंगर ऑन क्यों हो रहा है ये? खास मुतमिन नहीं है। थैंक यू वजिया साहब, आई वॉन्ट टेक फर्दर टाइम। मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर बहुत सारी इशूज़ हैं जिनकी वजह से आप खुल के बात अभी नहीं कर सकते हैं। इशारतन हमें बता दिया है कि वो अदालती कार्रवाई से मुत्तमईन नहीं है, उनकी नज़र में ज़्यादा तेज़ कार्रवाई होनी चाहिए थी, स्पीडी जस्टिस मिलना चाहिए था, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ्तिखार अहमद शाह साहब से। इफ्तिखार साहब, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है कि अरमगान अपने बाप कामरान कुरैशी का दुश्मन बन गया और कह रहा है कि कामरान कुरैशी CIA मूसाद का एजेंट है, उसके खिलाफ FIR काटी जाए? न सिर्फ उसके खिलाफ FIR काटी जाए, वो तो वजिया आमिर की तरफ भी पड़ गया है कि उनकी वजह से मेरे घर पे रेड पड़ी है, और जो भाई हैं कामरान कुरैशी के, जो पुलिस वाले हैं, आसिफ कुरैशी CIA में काम करते हैं, दानिश कुरैशी हैं, उनके ऊपर भी कह रहे हैं FIR काटी जाए। वो जो बिलाल टेंशन था एक, उसका भी नाम लिखा गया कि उसके ऊपर भी FIR काटी जाए। तो आपकी नज़र में ये जो गेम खेल रहा है अरमगान, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या रीजंस हो सकती हैं? इफ्तिखार अहमद शाह साहब। सर इसकी रीजंस बहुत सिंपल हैं। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इनकी वालदा ने 16 अगस्त 2025 को एक दरख्वास्त दी थी जिसमें इन्होंने, मैं बता चुका हूँ, कहा कि मेरा बेटा जो है वो दिमागी मरीज है, वो नहीं समझ सकता कि मुकदमा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक। तो ये जो दरख्वास्त थी ये 2 अदालतों में दी गई थी।
एंटी टेररिज्म की 2 अदालतों में। एक अदालत ने ये दरख्वास्त रद्द कर दी सेम डे, और रीज़न्स ये दिए कि इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया अपनी दरख्वास्त के साथ कि इनकी बेटे का इलाज किधर हुआ, कौन सी हॉस्पिटल में हुआ, क्या प्रिस्क्रिप्शंस हैं उसकी। दूसरी अदालत ने जिसमें जहाँ पे मुस्तफ़ा का केस चल रहा है, उस अदालत ने नोटिस इशू किए। अब नोटिस इशू करने के जब नेक्स्ट डेट पे ये लोग आते हैं अदालत में, तो ये लोग अदालत को प्रेस नहीं करते कि आप जो है हमारी सुनवाई करें इस दरख्वास्त पे। ये लोग क्या करते हैं कि ये अरमगान की तरफ से एक रिटन नोट आ जाता है। अब इस रिटन नोट को ग्लांस किया जाए, देखा जाए, तो इसमें ये बड़ी अजीब गरीब किस्म की बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि मुसाद, CIA, तमाम मेरी ज़िंदगी में जो कुछ बुरा भला हुआ ये इन्होंने किया है। तो ये दिस इज़ जस्ट अनदर फेल्ड अटेम्प्ट जिससे ये दिखा सकें कि वाकई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वाकई मैं जो है स्किज़ोफ्रेनिक हूँ, वाकई मुझे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं। तो ये बुनियाद बनाई जा रही है ताकि ये 13 मुकदमों से बच सके। अब एक मज़ेदार बात तो ये है कि अरमगान 2019 से मुकदमों में पेश हो रहा है अदालतों में, और 2019 में 2 नारकोटिक्स के केस, 2024 में 4 मज़ीद केसेस इस पे हुए, और 2025 तक ये टोटल 13 केसेस हो चुके। ना 2019 में 20, 21, 22, 23, 24 में कभी भी इस किस्म की दरख्वास्त नहीं आई उनकी तरफ से कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा और प्लीज़ मुझे जो है इनसेन डिक्लेयर किया जाए और ये फाइंडिंग दी जाए कि मुझे मुकदमे समझ में ही नहीं आ रहे। तो दिस इज़ जस्ट अनदर फेल्ड अटेम्प्ट। उमैर साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो वकीलों की गेम है, बहुत सारे कह रहे हैं कि ना डिफेंस की प्ली आई है उसकी तरफ से, ना बेल रिक्वेस्ट आई है अरमगान की तरफ से। ये जो वकीलों की गेम इन्होंने खेली, माँ और बाप के वकील अदालत में लड़ जाते थे, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा उमैर साहब। इस केस में शुरू से एक चीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है कि वेदर इसका वकील है या वकील नहीं है, और अगर वकील है तो कौन वकील है। शुरू की पेशियों में अरमगान की मदर की तरफ से एक मुख्तलिफ वकला साहब आते थे और उनकी फ़ादर की तरफ से दूसरे वकील साहब आते थे। उन दोनों की बीच कोर्ट में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद कोई वकील नहीं आता, फिर कुछ वकालतनामे आ जाते हैं जिस पे इनका अंगूठा होता है, साइन होता है, जेल अथॉरिटी से अटेस्ट होके वो आया होता है। फिर ये आपके पास एप्लीकेशन डाल देते हैं कि जी मेरा तो कोई वकील ही नहीं है, और ये इस पे इम्पोर्टेंस दी जाए कि इन्होंने उस एप्लीकेशन में लिखा मुझे किसी वकील की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कि मैं अपना मुकदमा ख़ुद लड़ूंगा। उसके बाद इनकी वालदा एक एप्लीकेशन डालती हैं, उस एप्लीकेशन से पहले और बाद में ये इस लेटर के ऊपर रिलाई करते हैं जो कोर्ट में फ़ाइल कर देते हैं, जिसके अंदर देखें जो नॉर्मल क्रिमिनल केस होता है उसमें जो एक्यूज्ड होता है, जो जेल में होता है, वो अपनी बेल की अर्ज़ी डालता है, वो अपना कोई डिफेंस पेश करता है कि क्यों हुआ, किस तरह हुआ। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चलान के आने के बाद और जो एविडेंस, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड है, उसके बाद जैसे आपने पहले भी पूछा, जो नूर मुकद्दम के केस ने जो एक आपके पास एक लाइन सेट की है, इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है दैट ही इज़ लुकिंग एट अ वेरी सीरियस पेनल्टी, बी इट द डेथ पेनल्टी, और हैंस वो ये साबित करना चाहता है, ये वकीलों को खड़ा करके, ना खड़ा करके और लड़वा के कि मैं और ऐसी बातें करके कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, एक मुकदमे में खड़ा हूँ, ताकि इसका मुकदमा आगे ना बढ़े। बिल्कुल ठीक। अब मुझे ये बताइए इफ्तिखार साहब कि अरमगान जो अपने बाप के खिलाफ कामरान कुरैशी के खिलाफ FIR कटवाना चाहता है, वो कामरान कुरैशी जो मशहूर ज़माना ड्रग डीलर रहा, लेकिन फिर भी ANF से कोई रिकॉर्ड ना निकला, फिर लोग पूछने लगे कि है कौन इसके पीछे कि ये बचता रहा हमेशा, और अब केस भी बनाया गया तो आइस और गैर कानूनी असलहे का। और अब ये बेटा खुद कह रहा है कि मेरी माँ को मेरे बाप ने किडनैप करके शादी की, 2 साल उसको टॉर्चर किया है, वो है जिसने मेरे घर पे रेड पड़वाई, वो CIA का एजेंट, वो मूसाद का एजेंट। तो क्या कामरान के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी इस दरखास्त के ऊपर, या उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी एटलीस्ट होगी, या फिर जिस तरह वो अपनी पूरी जिंदगी मनशियात बेच के बचता रहा है अब भी बचता रहेगा रिश्वत खिला के? इफ्तिखार अहमद शाह साहब। सर जी, मुझे नहीं लगता कि कामरान के ख़िलाफ़ कोई भी इंक्वायरी बैठेगी। अगर आप इंक्वायरी बिठाना चाहते हैं अरमगान की दरख्वास्त पे, तो
क्या इंक्वायरी बैठेगी कि मेरे वालिद साहब ने मेरी अम्मी को अगवा करके और फिर शादी की? ऐसा तो कभी उनकी वालदा ने नहीं कहा। और क्या मेरा वालिद साहब जो है मोसाद का एजेंट है? तो ये अब कौन इन्वेस्टिगेट करेगा कि कामरान असगर कुरैशी जो है वो मोसाद एटलीस्ट अरमगान के बराबर वाले कमरे में कोहली में जाके 7B नंबर कोहली में जाके चेक तो कर लें कि मोसाद का एजेंट नहीं है। वो कह रहा है मेरे पे जादू कर रहा है, वो यहां तक कह रहा है कि मेरा कद नहीं बढ़ा मेरे बाप की तरह क्योंकि मेरे पे जादू है। इमेजिन सर, ये इसी वजह से कर रहा है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि ये सिर्फ ये जो ख़त लिखा है इसने, इस खत की ग्राउंड बना रहे हैं कि मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। आप खुद बताइए कि एक बंदा जो क्रिप्टो में डील कर रहा है, जो कॉल सेंटर चला रहा है, जो गाड़ियाँ चला रहा है बड़ी बड़ी, जो असलाह रख के बैठा है और जो ये तमाम गैर कानूनी काम 2019 से करता हुआ आ रहा है, क्या वो अभी अदालत में खड़े होकर कह सकता है कि मैं पागल हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा? तो ये सिर्फ एक बुनियाद बनाई जा रही है और वो सबको नज़र आ रहा है कि एक फॉल्स बुनियाद है। फॉल्स बुनियाद है। जो विटनेसेस हैं उनके हवाले से भी उमैर साहब काफ़ी बातें हुई थी कि विटनेसेस जो रखे गए हैं वो अरमगान के नौकर थे और वो कभी भी यू टर्न भी मार सकते हैं अपने बयान से और वो भी प्रॉब्लमेटिक हैं, सही बयान नहीं दे रहे हैं। विटनेसेस के हवाले से उमैर साहब बताइएगा। सर, असल में जो विटनेसेस थे वो उसके दोनों नौकर थे। वो लोग थे जो उस वक्त मौके पे मौजूद थे जब ये सारी वारदात हुई थी। अरमगान ने उनसे कह के ही जो मौका वारदात था उसको साफ़ कराया था। आपके सवाल का सिंपल सा जवाब ये होगा कि वो अपना 164 का कानूनी ज़बान में बयान दे चुके हैं और ऐसा बयान देने के बाद उससे पीछे हटना बहुत मुश्किल होता है, फेटल होता है। तो जितना हमने इस केस को स्टडी किया है इन लाइट ऑफ द एविडेंस अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, ऐसी कोई परेशानी इस केस के अंदर मौजूद नहीं है। मगर मैं ये चीज़ ज़रूर रीइंफोर्स करूँगा कि इस केस के अंदर इतना ढेर सारा एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड है कि जिसके बेसिस पे ये आराम से इस्टेब्लिश किया जा सकता है एक कानूनी अदालत के सामने कि ये जो किया गया था ये एक प्लानिंग के साथ किया गया था और इसी डर और खौफ की वजह से ना कोई बेल लगाई जा रही है, ना कोई डिफेंस लिया जा रहा है और लिहाजा एक ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है कि मुकदमा चला ही ना जाए, उसको पागल करार दे दिया जाए। मैं हैरान इस बात पे भी हूँ इफ्तिखार साहब कि अरमगान कुरैशी मुस्तफ़ा आमिर का कातिल इस वक्त जो इल्ज़ामात आयद कर रहा है वो ये कह रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले, MQM वाले भी यहूदी एजेंट हैं, उनकी लॉबी का हिस्सा हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे जो नाना है जिनका नाम लिखा है सरदार मोहम्मद अली ख़ान, जिनकी बेटी सारा खान इनकी माँ है, उनकी फैमिली को भी यहूदी लॉबी टारगेट करती है। यहाँ तक कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, जो 2 नाम लिए उन्होंने, आसिफ कुरैशी जो CIA के ऑफिसर्स हैं, पुलिस में ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, उन पे FIR काटी जाए। एक क्रिमिनल इफ्तिखार साहब अदालत में खड़ा होकर इतने बड़े बड़े लोगों पर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है जो इंतहाई डेरोगेटरी और डेफेमेटरी हैं, जिसकी वजह से लोगों की इज्जत, हद के इज्जत के केसेस बनते हैं। तो क्या उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आना चाहिए या फिर वो कहते हैं कि वो भौंक रहा है, भौंकने दो, बोल रहा है बोलने दो, इग्नोरेंस इज ब्लिस? सर, ये दोबारा एक अटेम्प्ट है कि लाइमलाइट में लिया जाए मेरे मसले को, बड़े बड़े लोगों के नाम लेके। वो इन्वॉल्व हो गए तो मसला बड़ा हो जाएगा जनाब। ओके। और सर दूसरा ये दोबारा वही बात कि इस खत से वो साबित करना चाहते हैं कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं। अब जेल सुपरिटेंडेंट जहाँ पे ये बंद है वो अदालत में रिपोर्ट देते हैं कि भाई ये जो कैदी है ये तो लड़ता रहता है कैदियों से, दूसरे कैदियों से भी, ये अखबार भी पढ़ रहा है, ये विजिटेशन राइट्स भी ले रहा है, लोग मिलने भी आ रहे हैं इससे, टेलीफोन पे भी वहाँ पे जो बात करता है लोगों से। तो क्या एक पागल आदमी, क्या वो आदमी जिसको मुकदमा समझ में नहीं आ रहा, क्या ये तमाम चीज़ें कर सकता है? दूसरी मज़े की बात यह है कि अदालत में जब किसी बच्चे की गवाही होती है तो अदालत उससे 4 से 5 सवाल पूछती है, जिससे वो ये डिटरमिन कर लेती है कि बच्चे को ये समझ में आ रहा है, उसको अदालत समझ में आ रही है। तो वो क्या सवाल होते हैं? वो सवाल ये होते हैं कि बेटा आपको पता है आगे कौन बैठा है? तो बच्चा जवाब देता है जी सर, जज। तो ये होता है सर लेवल अंडरस्टैंडिंग का कि क्या मुकदमा हो रहा है मेरे खिलाफ, क्या नहीं हो रहा। तो माय लास्ट क्वेश्चन, अदालती कार्रवाई जो हो रही है जिससे वजिया आमिर साहिबा मुत्तमईन नहीं है, खुश नहीं है, वही होगा कि 4-5 साल चलेगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? देखिए, मुकदमे तो चलते हैं लंबे, आपको भी पता है हमारे लीगल सिस्टम का। तो हो सकता है सर ये केस
तीन से 4 साल लग जाएं इसको सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक और अपडेट भी आज आई थी उमर साहब, वो कामरान असगर कुरैशी के हवाले से कि उनकी भी समाअत हुई थी अदालत में, और अदालत में दलाइल मुकम्मल होने पर कामरान कुरैशी की जो दरख्वास्त थी बरियत की, वो खारिज कर दी है। बाद अज़ां उनके वकील ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी है। कामरान असगर कुरैशी के लिए कह रहा है कि उनके जो मुकदमा है, क्योंकि उसके अंदर आइस का केस है और इलीगल वेपन्स का केस है, तो वो 2-3 साल में बाहर आ जाएंगे। उमर साहब, इसके ऊपर आपका ओपिनियन? असल में उन्होंने अपने मुकदमे के अंदर एक आपके पास प्री मैच्योर इक्विटल की एप्लीकेशन होती है कि मुझे बरी कर दिया जाए, मेरे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, वो दायर की थी, वो डिसमिस हो गई। उसके बाद वो बेल एप्लीकेशन दायर कर दी, जबकि अदालत ने आपके पास विटनेसेस को समन कर दिया कि आप आके मुकदमे को आगे लेके बढ़ें। जहाँ तक बात है उनके केस की कि उस केस में, कामरान कुरैशी केस में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो टाइम विल टेल। बट इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि उनके अगेंस्ट भी दिस एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड कि ही इज़ नॉट कमिंग आउट एनी टाइम सून एंड ही हैज़ टू फेस द कॉन्सिक्वेंस। अरमगान का ये कहना कि मैं पागल हूं, अदालत में क्या उसे सजा से बचा पाएगा, ये डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक DG FIA सज्जाद बाजवा साहब और सीनियर सहाफ़ी जो इस स्टोरी को बहुत इन डेप्थ कवर कर रहे थे, फ़हीम सिद्दीकी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरे उस्तादों में से एक है। फ़हीम साहब, आपके बेहद मशकूर वक्त के लिए। बाजवा साहब, आपसे शुरू करना चाहूंगा। बाजवा साहब, क्या आपको लगता है कि अरमगान जैसा क्रिमिनल अदालत में खड़े होकर ये कह रहा है कि मैं पागल हूं, मुझे बीमारियां हैं दिमागी, उसकी माँ उसके साथ खड़ी है, अपने बाप के खिलाफ हो गया है, कह रहा है कामरान असगर कुरैशी पे FIR काटी जाए, क्या अरमगान की सजा से वो बच सकता है अगर वो ये ड्रामा करे कि मैं पागल हूं? बाजवा साहब, आपकी नजर में? देखें, उसके इस तरह के ड्रामों से तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहता है कि जी मैं पागल हूँ। और ये अक्सर ये मोडस ऑफ ऑपरेंडी होती है कि जब अक्यूज जो है वो एक दूसरे केस पे डालने के लिए कि मेरा नहीं है, अपने बाप पे, भाई पे या किसी और दोस्त पे डालना, ये डिफरेंट जो होते हैं, ये तरीका वारदात होता है ताकि कोर्ट को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है NCCI ने जब इन्वेस्टिगेशन करके अपना चलान जमा करवा दिया, उसमें साथ एवरेज जो है वो लफ है, उसके बाद जो है उसकी इन बातों का कोई वैल्यू नहीं है। और आपकी नजर में कोई ऐसी नजीर भी नहीं है माजी में कि कोई क्रिमिनल हो जिसने पागलपन की एक्टिंग करके अपने आप को सजा से बचवा लिया हो? नहीं, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं सारा का सारा नहीं, ऐसा नहीं होता। चलें, फ़हीम सिद्दीकी साहब, आपकी नजर में ये पागलपन की एक्टिंग अरमगान के काम आएगी? सर देखिए, कतन काम नहीं आएगी। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह की एक एप्लीकेशन भी फाइल हुई थी उसकी वालदा की जानिब से कि इसका जो है वो ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है और इसका जो है वो इलाज कराया जाए। लेकिन इस एप्लीकेशन को देने से पहले शायद उन्होंने जो है वो ये नहीं देखा, और ये जो भी कहानी अब अरमगान को पढ़ाई जा रही है, जिसके ऊपर वो लेटर पे लेटर लिख देता है और ऐसे लेटर कि जिसको पढ़कर भी हंसी आती है। अब उसके मुताबिक अगर उनको थोड़ा सा रिकॉर्ड देख लेते ना, और वो रिकॉर्ड मैं आज आपके प्रोग्राम के सामने के जरिए जो है नाज़रीन के सामने भी रख देता हूँ कि जब अरमगान को FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था, तो उसे बाकायदा तौर पर जो है वो जिना अस्पताल ले जाकर वहाँ साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में उसका जो है वो तिब्बी और दिमागी मुआयना कराया गया था, और ये 24 अप्रैल 2025 को हुआ था। और उसकी जो रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट बहुत वाज़ेह तौर पर ये कहती है कि अरमगान को कोई ज़हनी आर्जा नहीं है। उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि ऑन करंट, मैं जब पढ़ भी देता हूँ कि जो किया गया है मेंटल स्टेटस है, जो एग्जामिन किया गया है, नो सिग्निफिकेंट इमीडिएटली साइकेट्रिक इशू वाज आइडेंटिफाइड। ये लिख के दिया गया है ऑलरेडी। मैं क्या वर्ड यूज करूँ, वो अमेरिकन को चूना लगा रहा था कॉल सेंटर चलाकर। वो जो अमेरिका में जो ट्रेडमार्क का ऑफिस है, उसकी वेबसाइट से डेटा उठाकर अमेरिकन को चूना लगा रहा था, जो क्रिप्टो करेंसी खरीद रहा था, जो असलहा खरीद रहा था, जो डार्क वेब यूज कर रहा था, वो आज जो है उसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ये किस किस्म की गुफ्तगू है? करेक्ट। सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस केस को एक नया रुख देने की कोशिश है। और देखें, ये जो जितने भी लेटर वो लिख ले, चाहे वो कोर्ट में खड़ा होकर कह दे, कोर्ट की जानिब से इसका कोई नोटिस नहीं लिया जाए। हाँ, ये जरूर है कि अभी क्योंकि कोर्ट मातहत अदालत है, मातहत अदालत के जजमेंट अगर हम सोच लेते हैं कि अरमगान के खिलाफ आ भी जाता है, तो जब
ये आला अदालतों में अपील होगी तो वहाँ पर उस तरह इन चीज़ों को फिर यूज़ करने की कोशिश की जाएगी कि जनाब देखें फलां वक्त से ये दरख्वास्त भी दी गई थी, फलां वक्त से उसने लेटर भी लिखा था। तो ये टैक्टिस है जो मैं समझता हूँ कि अरमगान के वकला की जानिब से उसे सिखाई जा रही है और वो ये सब कुछ जो है वो कर रहा है, लेकिन इसका कोई फायदा मुझे अभी फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक, जो उसकी आखिरी टैक्टिक है उसको मैं अब डिस्कस करना चाहता हूँ। बाजवा साहब पहले आपसे, बाजवा साहब आखिरी जो उन्होंने दरख्वास्त लगाई है अदालत में, वो कहते हैं कि ये वो दरख्वास्त है जिसका जिक्र उन्होंने 24/8/2025 को समाअत के दौरान किया था, अब वो लिख कर दे रहे हैं। वो कहते हैं मेरे नाना है सरदार मोहम्मद अली खान और उनकी फैमिली के पीछे ना मूसाद और CIA और ज़ायनिस्ट लॉबी लगी हुई है। मेरे मामू के पीछे भी बड़ा टॉर्चर किया था, मामू का नाम भी अरमगान था, तो फिर मेरे नाना ने जब मेरा नाम भी अरमगान रखा तो वो मेरे पीछे भी पड़ गए। यहाँ तक भी कह रहा है कि मेरे जो जेल के अंदर बराबर वाली कोली है, कोली नंबर 7B, उसके अंदर भी कोई मूसाद का एजेंट है जो उसके ऊपर जादू कर रहा है और इविल स्कीम्स कर रहा है। और ये भी एक अजीब सी बात है इस लेटेस्ट अपडेट में कि अब अरमगान अपने बाप का दुश्मन बन गया है। वो इस खत में बता रहा है कि उसने मेरी माँ को किडनैप करके शादी की, 2 साल उस पर टॉर्चर किया। कह रहा है कि मेरे बाप के ऊपर भी FIR काटी जाए, मेरे चाचा जो पुलिस में CIA वाले हैं उनके ऊपर भी FIR काटी जाए, उन्होंने प्लानिंग करके मेरे घर पे रेड की है। क्या रीजन आप समझते हैं कि आज अरमगान अपने बाप का ऐसा दुश्मन बन गया कि उस पर FIR काटने के लिए कह रहा है कामी कुरैशी के ऊपर मूसाद और CIA का नाम लेना चाह रहा है और बड़ी बात है बड़े बड़े लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो रिएक्शन दे और ये केस हाइप अप पकड़ ले। बाजवा साहब देखें, इसकी ऐसा कोई कोर्ट में वैल्यू कोई नहीं है। अगर उसको कोई इस तरह की वाकई शकूक हैं तो वो तो किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को लिखे ताकि वो एक सीक्रेट इंक्वायरी कर लें इस पे, इसका क्या है, इसके जो कोई वजन है उस बात में नहीं। दूसरी बात जो है कि ये जो बाप को, बहनोई को, चचा मामा को जो कर रहा है उसका मकसद तो सिर्फ एक सिंपैथी गेन करना है कि अच्छा एक मीडिया, वो भी मीडिया में एक हाइप खड़ी कर दें। तो कोर्ट अगर इस तरह खतूत पे नहीं है, अगर उसको वाकई है तो फिर वकील जो है ये सारी रेड पिटीशन में या उसके जो लीगल उसकी है मोशन है उसमें जाकर सबमिट करे जिसमें झूठ बोलने पे इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये लेटर किताबत का तो कोई इतनी वैल्यू नहीं है कोई भी। लेकिन झूठ बोलने पे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। देखिए वो तो इस तरह की एम्बिग्युअसी एक एप्लीकेशन है जिसमें कोई सर ना पाऊं है, उसके क्या बनेगा, तो कुछ भी नहीं है। और एक वो उसके लिए इमोशनल एक चीज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बाकी उसमें कोई सच कोई रीजन नजर नहीं आती, कोई वजन है ही नहीं। अब फहीम साहब, कामरान असगर कुरैशी डिफेंस क्लिफ्टन कराची का टॉप का डीलर, ड्रग्स का डीलर रह चुका। 10-12 साल उसने यहाँ मनशियात बेचे, कोई उसे सही तरीके से हाथ नहीं डाल पाया। अब भी हमने देखा कि जो केस बनाया गया उसके ऊपर उसमें आइस और गैर कानूनी असलहा था और अब उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया, कह रहा है कि मेरा बाप जो है वो मेरी माँ को किडनैप करके शादी करने वाला, टॉर्चर करने वाला, वो भी एजेंट है मूसाद का। आप क्या समझते हैं वजह इसके पीछे होगी कि अरमगान कामरान कुरैशी का दुश्मन बन गया? देखिए सिंपल है कि ये एक तरह की प्रैक्टिस है जिससे जो है वो एक तो केस को हाइप में ले और वो बातें मीडिया में होना शुरू हो जाए, आम लोगों में होना शुरू हो जाए, जिससे उसको जो है इस तरह की हमदर्दी हासिल हो सके। या देखो बाप भी उसके खिलाफ हो गया या वो बाप के खिलाफ हो गया, ये बातें, इसमें से बहुत सी बातें तो ऐसी हैं जो अब दुनिया जानती है कि कामरान कुरैशी और उसकी वालिदा के दरमियान जो वो सेपरेशन हुई थी। पर ये एतराफ पहली बार हुआ है कि मेरी माँ को उसने भगा के शादी की थी, किडनैप एब्डक्ट करके शादी की थी और फिर टॉर्चर भी किया। ये इंकशाफ तो पहली बार हुआ। देखिए एब्डक्ट की हद तक तो नहीं, लेकिन ये बात जरूर मेरे इल्म में है कि दोनों की पसंद की शादी थी और घर के भाग के सामान से शादी की गई थी। लेकिन बात ये नहीं है कि इन सारी चीज़ों से फायदा कोई भी नहीं होना इस केस में। कामरान की अपनी जिंदगी थी, वो गुजर गई। कामरान अभी भी बच नहीं रहा। कामरान के खिलाफ जो इस वक्त असला एक्ट का मुकदमा जो अरमगान के खिलाफ है, जिसमें असला उसके पास से असला बरामद हुआ है, वो असला कहाँ से खरीदा गया था? पिशावर से खरीदा गया था। किसने खरीदा था? कामरान कुरैशी ने खरीदा था। कामरान कुरैशी ने खरीदने से पहले उस असले को वहाँ पर टेस्ट किया था, उससे उसकी वीडियो बनाई थी, वो वीडियो उसने अरमगान को भेजी थी। वो सारी चीज़ें अब रिकॉर्ड पर आ चुकी हैं और अब कामरान जो है वो एक तरह से अरमगान के खिलाफ जो केस है उसमें ना सिर्फ शरीक मुलजिम है, और अगर उसको अब ये भी डर हो सकता है अरमगान को भी, और अरमगान के पीछे जो भी लोग अगर कोई हैं जो इस तरह की चीज़ें उससे करा रहे हैं उनको, कि कहीं कल अरमगान जो है वो कामरान जो है कहीं उसके खिलाफ एक गवाह के तौर पर ना सामने आ जाए। तो इसलिए चीज़ें जो है वो बिल्कुल अब एक लाइन खींचने की कोशिश की जा रही है बाप और बेटे के दरमियान। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि फ़ायदा कोई नहीं होना। चीज़ें सामने आ चुकी हैं, सारी चीज़ों के सबूत मौजूद हैं, शवाहिद मौजूद हैं। एक शख्स जो है उसकी CCTV फुटेज सामने आ चुकी हैं। अगर वो इतना ही ज़हनी तौर पर बीमार था
तो जिस वक्त जो है वो मुस्तफ़ा आमिर को जो जोमा के ऊपर वो तशद्दुद कर रहा था, तो उसने जो है वो CCTV कैमराज क्यों बंद कर दिए थे? वो यहाँ से लेकर निकलता है, बॉडी ले जाकर जो है वो दरेजी में ले जाकर जला देता है, वहाँ से वापस आ जाता है। वो जो सारे उसके ट्रैवल है वो सब सामने आ चुका है कि कहाँ कहाँ उसने जहानत का इस्तेमाल किया है, अपनी चालाकी का इस्तेमाल किया है। इस तरह से आने के बाद वो शहर छोड़कर चला गया है। मामले को टर्न देने के लिए, किडनैपिंग फॉर रैंसम बनाने के लिए उसकी वालदा को जो है वो फेक नंबर से कॉल करके उससे तावान मांगता रहा है। ये सब कुछ जहनी दिमाग नहीं करता कहाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सब कुछ प्लानिंग के तहत सोच समझ के होता रहा। फिर जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि जो शख्स एक बड़ा कॉल सेंटर चला रहा था जिससे उसने करोड़ों नहीं अरबों रुपए बनाए हैं, उनकी जो है उसमें फहीम भाई वो अरबों रुपए कहाँ गए? लोग कह रहे हैं उन अरबों रुपए की बदौलत ही बड़ा VIP प्रोटोकॉल भी मिल रहा है जेल के अंदर। कुछ बता सकते हैं इस बारे में? लेकिन डेफिनेटली वो पैसा जो है वो क्रिप्टो में लगा हुआ है और उस पैसे को सिर्फ अरमगान ही यूज कर सकता है और जब भी वो उसे यूज करना चाहेगा वो उसे करेगा। और अभी भी ये बात बिल्कुल ठीक है कि उसे एक VIP प्रोटोकॉल जो है वो जेल में हासिल है और उसके लिए जेल में जो पैकेजेस होते हैं उसमें से एक पैकेज जो है वो अरमगान ने भी ले रखा है, जिसमें वो बहुत मजे की जिंदगी इस वक्त गुजार रहा है। मारा भी कैसे? काले जादू से। कोई गोली वोली नहीं मारी है, पैरालाइज कर दिया काले जादू से। बड़ी स्टोरी है, ड्रामा है, काफी 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 ड्रामा है। एक मैं समझता हूँ कि कोई बच्चा भी कोई कहानी लिखेगा तो शायद इससे बेहतर कहानी लिख लेगा। यहाँ तो पता नहीं क्या कुछ लिखने की कोशिश की जा रही है, जो दिल में आ रहा है बस वो कह दो। गजा में ये हो रहा है, इसराइल ये कर रहा है, ग्रेटर इसराइल बनाना चाहता है, मोसाद उससे ये मिलता रहा। गजा को भी बीच में ले आया, फलस्तीन बेचारे मासूम जो वहां पे भूख से पिलक रहे हैं उनको भी बीच में ले आया। इतना पागल है अरमगान। बाजवा साहब, ये जो बात अभी फहीम साहब ने की, यही बात कुछ मुझे आज मेरे प्रोग्राम में वजिया आमिर साहबा की तरफ से भी नजर आई कि वो मुतमईन नहीं थी अदालती कार्रवाई से। फहीम साहब भी कह रहे हैं कि जो डिले है ये सही नहीं है। आपकी नजर में अदालती कार्रवाई डिले और बेटे का बाप का दुश्मन बन जाना, क्या वजूहात? देखें, वैसे तो हमारे मुल्क में जिसके पास पैसे हैं, खुले पैसे हैं, अगर आप इसकी मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं कि कितने इसके पैसे थे, उसकी बैंक स्टेटमेंट क्या बना, उसकी जो मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन उसका क्या बना, उसके जो वर्चुअल करेंसी थी उसका जो डिजिटल वैलेट थे क्या वह उनमें से क्या उनका क्या बना, वो खाली हो गए, वो सरकार के कस्टडी में आ गए, वो जो केस प्रॉपर्टी बन गई, वो क्या बना उनका। लेकिन अगर उसके पास अभी भी पैसे हैं तो फिर खेलना तो उसको आता होगा ना, और उसको इतनी जल्दी इतनी आसानी से तो सजा नहीं होती। कितना वक्त लगेगा आपकी नजर में? मजीद ये सिंध में ही चलेगा केस, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? देखिए, वो तो अगर आप देखें जो हमारे ट्रायल प्रोसीजर और प्रोसेस उसमें टाइम है, वो तो चलते चलते अपीलों में अगर सुप्रीम कोर्ट तक चलते जाएं तो वो तो अगर 10 साल में भी उसकी सुप्रीम कोर्ट तक बारी है तो बड़ी बात है। लेकिन डिपेंड करता है कि उसकी जो ट्रायल कोर्ट है वो उसको क्या सजा देती है, फिर उसके बाद अपील हाई कोर्ट में जाएगी, वहाँ क्या बनता है, कितना टाइम लेता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा। लेकिन अगर सजा होती है पर डिफरेंट सिनेरियो है, अगर सजा नहीं होती उसको छोड़ देते हैं लोअर कोर्ट, तो फिर उसके बाद जो उसकी अपील है वो फिर उसके हाथ में, वो खुद डिले करता जाएगा। अब तक के सारे केस को देखते हुए बाजवा साहब, आप ये यकीन से कह सकते हैं कि इस अरमगान को सजाए मौत होगी कत्ल की, या फिर अब भी आपको लगता है कि शायद वो बच निकलेगा? देखिए, मैं एक्चुअली क्योंकि मेरे पास चलान की कॉपी नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, उसकी वजह से मैं एग्जैक्ट उस पर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उसकी बेस पे ही है कि उसमें उन्होंने क्या एविडेंस कलेक्ट की है। सिद्दीकी साहब, आपकी नजर में अरमगान सजाए मौत से बच पाएगा या नहीं बच पाएगा? कामरान कुरैशी 2-3 सालों में बाहर आ जाएगा या नहीं आ पाएगा? योर ओपिनियन फहीम भाई। देखिए, मुझे ये लगता है कि जो इस वक्त तक जो मुकदमे का चालान पेश किया गया है वो काफी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग है। उसमें बहुत सारे शवाहिद जो है वो मौजूद हैं, बहुत सारी गवाहियाँ मौजूद हैं। शिराज बतौर गवाह मौजूद है, वजिया आमिर बतौर गवाह मौजूद है। वजिया आमिर का जो टेलीफोन था जिसको उसने कॉल की थी किडनैपिंग फॉर रैंसम के लिए, वो फॉरेंसिक होकर आ चुका है। वो कॉल जो है वो सही साबित पाई गई है कि हाँ ऐसी कॉल जो है अरमगान की तरफ से की गई थी। जो CCTV फुटेज है जिसमें कालीन पर से मुस्तफ़ा आमिर का खून साफ करते हुए उसके मुलाजिम नजर आ रहे हैं, उसका फॉरेंसिक के बाद वो कह दिया गया है कि ये नॉन एडिटेड है। तो इस तरह के सबूत तो जो हम डिजिटल एविडेंसेस कहते हैं वो अवेलेबल है। तो अगर ये जिस तरह से इस केस को अभी 2.5 महीने तो ये फाइल वैसे ही पड़ी रही, चलान आने के बाद भी इसकी जो है ये किसी को समाप्त के लिए नहीं भेजा गया मुंतजिम जज की जानिब से। उसके बाद अब ये जो केस की समाप्त शुरू हुई है, अभी तो
बहुत सारे स्टेप्स बाकी हैं, अभी तो बहुत सारी दरखास्तें लगेंगी, अभी तो बहुत सारे कवानीन का फ़ायदा उठाया जाएगा। इस केस को इतना लेंथी कर दिया जाएगा। मैं कल नकीबुल्ला केस को देख रहा था तो मुझे पता चला कि 5 साल वो केस चला और 5 साल के बाद जो है राउंड मार और उसके साथी जो उस केस में बरी कर दिए गए थे। तो ये तो फिर उसी टाइप की हाइट है जिस टाइप की हाइट जो है वो नकीबुल्ला केस की थी। तो टाइम लगेगा, लेकिन जो शवाहिद मौजूद हैं मुझे उनकी मौजूदगी में ये नज़र आता है कि इसको कम अज़ कम यहाँ मातहत अदालत से सज़ा हो जाएगी। फ़हीम भाई, एक और सवाल, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपसे मुझे हमेशा सीखा ही है, मुझे ये बताइए, अब कामरान असगर कुरैशी जो अरमगान का बाप है, उसका भाई पुलिस वाला है आसिफ जमील, एक दानिश कुरैशी है वो भी AVCC CIA में पुलिस वाला है। जब कोई क्रिमिनल किसी सिटिंग पुलिस ऑफिसर जो ड्यूटी पे हो उसका रिश्तेदार हो और हर तरफ से लोग यही कह रहे हों कि इसने इसकी मदद की, इसने इसका साथ दिया, अब वो अरमगान खुद लिख रहा है कि FIR भी काट दी जाए आसिफ जमील कुरैशी पे, दानिश कुरैशी पे, तो क्या पुलिस के अंदर कोई तादीबी कार्रवाई, कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन को खुद से चेक करवाना, क्योंकि कामरान असगर कुरैशी का जब रिकॉर्ड नहीं निकलता है इतनी बार मनशियात के केसेस में पकड़े जाने के बाद, तो वाज़ेह हो जाता है कि सपोर्ट तो है, पीछे कोई हाथ तो है जो उसे बचा रहा है। आप समझते हैं कि पुलिस ने कोई कार्रवाई की होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन इन दोनों के साथ की होगी अपने सिटिंग ऑफिसर्स के साथ? देखिए, जब ये मामला आया था और जब ये नाम आए थे सामने, उस वक्त भी जो है वो जो मुक़द्दस हैदर साहब थे, वो DIG CIA थे, उनसे इसके ऊपर मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी बात हुई, खुद मेरी भी बात हुई। उनका ये कहना था कि वो शीट क्लर्क टाइप आदमी है, उसका कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है इस केस से, और हमने उसके बारे में इंक्वायरी भी कर ली है, वो कहीं मुलव्विस नहीं पाया गया। अच्छा, मुलव्विस नहीं पाया गया, सिर्फ इस जुमले को ही अगर मैं जो हूँ जज करूँ तो मुझे ये नज़र आता है कि ये वो शख्स था जिसके कहने पर अरमगान ने गिरफ्तारी दी। जब वो पुलिस मुकाबला कर रहा था तो यही शख्स पहुंचा था और इस शख्स ने जो अपने भतीजे को जो है वो कन्विंस किया था कि तुम अपनी गिरफ्तारी दे दो, और उसने गिरफ्तारी दी थी। तो यही किरदार बहुत है कि जनाब वो जो है आप इसे इस्तेमाल कर रहा था अपने भतीजे को भी और पुलिस को भी, दोनों जानिब। अदरवाइज जब कोई पुलिस वाले को फायरिंग करके जख्मी कर दे, एक DSP को जख्मी कर दे, एक पुलिस कांस्टेबल को जख्मी कर दे, उसके बाद तो पुलिस मार देती है भाई, हाफ फ्राई फुल फ्राई, या फिर वो नेफे में गोली चल जाती है, फुल फ्राई करती है जब किसी को पुलिस वाले को गोली लग जाए। बहुत शुक्रिया। वो बाकायदा तौर पर वो अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद जो उसके साथ लड़की होती है उस लड़की को भगा दिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो लड़की उस पुलिस मुकाबले की गवाह हो सकती थी, लेकिन उस लड़की का नाम कहीं किसी चालान में मौजूद नहीं है जो CCTV में साफ नजर आ रही है। मैं कहता हूँ चलें, आपने मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में उसे गवाह नहीं बनाया क्योंकि वो हो सकता है आप कह देते कि जनाब वो तो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन पुलिस मुकाबले का जो चालान पेश हुआ है उसमें भी उस लड़की को का जिक्र तक मौजूद नहीं है। बस सर, पुलिस वालों की फुर्तियां, लड़की को बचा लिया, देखते हैं अरमगान को बचा पाएंगे या नहीं। एक बहुत बहुत शुक्रिया फ़हीम सिद्दीकी साहब आपके वक्त के लिए। बाजवा साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। व्यूअर के आखिर में यही कहूँगा कि यकीनन इंसाफ होना चाहिए, कत्ल की सज़ा मिलनी चाहिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, बर वक्त होना चाहिए। इस वक्त भी जो अदालतें टाइम ले रही हैं और हर केस में लेती हैं, उससे अदालतों की इज्जत में इजाफा नहीं होता है। पूरी कौम जानती है कि हमारी अदालतें आज अफगानिस्तान के बराबर हैं, उसके पीछे कौन से लोग हैं। प्लीज़ अदालतों के वक़ार और एहतराम के लिए हमें अपने अदालती निज़ाम को बेहतर करना होगा, सज़ाएं सुनानी होंगी, वक्त पे सुनानी होंगी। I'll see you on Monday. Until then, अल्लाह हाफ़िज़।